Hi everyone, welcome back to the class of electrical engineering, and presently we are having a subject utilization of energy and traction, and we have already covered a topic of electric heating, that is from unit 1, and today we will focus on some numericals. Okay, तो आइए जानते हैं numericals क्या है और ये कैसे आपको बेसिकली फंडामेंटल समझने में हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग का। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है और यहाँ पे बात हो रही है कि कोई एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम्स है और वो कनेक्टेड है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सोर्स से, और वहाँ पे 180 जूल्स ऑफ हीट 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रही है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक हीटर के अक्रॉस। तो सपोज करिए जो भी हमारा हीटिंग एलिमेंट है इलेक्ट्रिक हीटर का, उसको हमने मान लिया, उसका रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज R इक्वल्स टू 10 ओम्स। ठीक, और हमें यहाँ पे क्या करना है, इस हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, करंट निकालना। ठीक, देखो अब कैसे इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है, जो कि बेसिकली हमारा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से मिलता है हमको। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यहाँ पे क्या होगा इस फॉर्मूले में, यहाँ पे H इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R मल्टीप्लाइड बाई T। क्वेश्चन में H की वैल्यू कितनी है, 180, I स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू भी गिवन है 10 और टाइम की वैल्यू गिवन है 1 सेकेंड। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो I स्क्वायर 180 बाई 10 आएगा और ये आ जाएगा अराउंड 18। और फर्दर हम लोग देखेंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 18, दैट कम्स टू बी अराउंड 4.24 एम्पियर्स। ओके, और फिर यहाँ से हम लोग को जो वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई R। तो I की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट कर ली, दैट इज 4.24। ठीक है, और R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 10 एम्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 42.4 वोल्ट्स। ठीक, अच्छा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में एक आपको कन्वर्जन भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। सब देखिए, 1 कैलोरी जो होती है उसमें 4.18 जूल्स होते हैं। ठीक, और 1 जूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट सेकंड कहते हैं। तो 4.18, ठीक, और इसी को क्या कहते हैं, वॉट सेकंड। तो याद रखिएगा। ठीक, तो अगर आपसे अगर कोई ये बोले कि 1 किलो कैलोरी को किलो वॉट आर में कन्वर्ट करना हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.18। ठीक है, 4.18 हमारा आएगा, और ये वॉट सेकंड में है। ठीक, ये वॉट सेकंड में है, तो सबसे पहले 4.18 है, तो ये भी हमारा बेसिकली अगर देखा जाए तो ये किलो कैलोरी में क्या होगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वॉट आर है यहाँ पे, तो यहाँ पे बट हमारी जो यूनिट है वॉट सेकंड में है, तो नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 आवर अगर देखा जाए तो कितना होगा, 3600। तो ये आप इस पर्टिकुलर कन्वर्जन फैक्टर से 1 किलो कैलोरी को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस खाली क्या है, ये 3600 वाला टर्म आपका सिस्टम में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें 1 घंटे में अगर देखा जाए कितने सेकंड्स होते हैं, तो 3600 सेकंड के आसपास होते हैं। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल सेकंड कंसिडर करते हैं और इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है, बट हम लोग इसको आसानी से कर लेंगे अगर थोड़ा सा भी हमको फंडामेंटल इसका समझ में आता है। देखिए, इस क्वेश्चन में सिंपल कॉन्सेप्ट ये बोला गया है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट। ठीक है, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी है, रिक्वायर्ड टू मेल्ट कितना हमको वेट है, 2 टन ऑफ जिंक इन 1 आवर है। ठीक, हमें मान के चलिए 2 टन ऑफ जिंक है
और उसको 1 घंटे में मेल्ट करना है। और ये बोला गया है कि इसकी इफिशियंसी जो है यहाँ पे 70% है। ठीक, क्वेश्चन में ये भी गिवन है। स्पेसिफिक क्वेश्चन में देखा जाए तो स्पेसिफिक हीट भी गिवन है, दैट इज 0.1, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ जिंक भी गिवन है, दैट इज 26.67 किलो कैलोरी पर केजी। मेल्टिंग पॉइंट है 480 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, देखिए इस क्वेश्चन में सीधा सा फंडामेंटल है कि सपोज करिए जिंक सब्सटेंस है हमारा और वो T1 टेम्परेचर पे है। ठीक है, वो T1 टेम्परेचर पे मान लेते हैं, ये रूम टेम्परेचर है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस या फिर ये एम्बिएंट टेम्परेचर है। और जब हम जिंक को मेल्ट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो टेम्परेचर हमारा क्या हो जा रहा है, T2 हो जा रहा है। और ये कितना है, 480 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और जब 480 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब तक हमारा जिंक पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता, जब तक हमारा जिंक पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता, यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, 480 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, रेज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग फिनोमिनन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग फिनोमिनन। मतलब जिंक पूरी तरीके से मेल्ट होगा, कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन उसको लगेगी। ठीक, तो यहाँ पे जो एनर्जी बेसिकली हो रही, जो टेम्परेचर को रेज करने की एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम लोग बेसिकली बात करते हैं स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में, याद रखिएगा। यहाँ पे जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें स्पेसिफिक हीट आएगा। ठीक, और यहाँ पे मेल्टिंग के दौरान जब तक जिंक का हर मॉलिक्यूल मेल्टिंग स्टेट पे नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा। इसका मतलब अगर देखा जाए क्वेश्चन में कि जो टोटल हीट है हमारी मेल्ट करने में जरूरत पड़ रही है, जो टोटल हीट है जो मेल्ट करने में जरूरत पड़ रही है, एक तो वो हीट क्या होगी, हीट जो टेम्परेचर को रेज करने में होगी, हीट यूटिलाइज्ड, हीट यूटिलाइज्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर। कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस से 480 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी जो हीट होगी वो मेल्टिंग की होगी। तो इसका मतलब हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। ठीक, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे मैंने बताया हीट यूटिलाइज इन रेजिंग इन द टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, वेट मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर ग्रेडियंट, दैट इज व्हाट, T2 माइनस T1, प्लस हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग में क्या होगा, वेट मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट, वेट मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज को पुट अप करते हैं। तो वेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वेट है वो बेसिकली कितना वेट है, यहाँ पे कितना है हमारे पास, जिंक है 2 टन के आसपास हमारा जिंक है। तो 2 टन का जिंक है तो यह कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000। स्पेसिफिक हीट कितनी है, 0.1 है। T2 हमारा कितना है, 480 डिग्री सेल्सियस। ठीक, T1 कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से लेटेंट हीट के एक्सप्रेशन में भी हमारा वेट क्या है, 2000, 1 टन में 1000 kg होता है। ठीक है, तो 2 टन में कितना होगा, 2000 kg। और लेटेंट हीट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 26.67। ठीक है, तो आप सब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, मुझे बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक, अगर आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही होगी, पहले वाले एक्सप्रेशन की आ रही होगी 91,000 किलो कैलोरी आ रही होगी, और दूसरे वाले की आ रही होगी 53,340 किलो
कैलोरी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये ओवरऑल जो वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1,44,3। हाँ, तो ये आ जाएगी 1,44,340 किलो कैलोरी। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब इतनी हीट हमको रिक्वायर है। ठीक है, फर्दर अगर हम मूव करते हैं इस न्यूमेरिकल का अगला पार्ट में देखते हैं, तो अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे, हमने निकाला है यहाँ पे हीट, निकाल ली हमने। ठीक है, तो हीट हमने निकाल ली, तो हीट इनपुट हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बराबर होती है। ठीक, तो हीट इनपुट अभी हमने निकाला है यहाँ पे। अब सपोज करिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल इनपुट अगर हम निकाल लें तो हम ओवरऑल पावर के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट पावर हमको चाहिए। तो आपको मालूम है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, या फिर आप कह सकते हो आउटपुट एनर्जी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी कंजम्पशन। तो यहाँ से अगर हमको इलेक्ट्रिकल इनपुट की वैल्यू निकालनी हो, इलेक्ट्रिकल इनपुट की वैल्यू अगर यहाँ से निकालनी हो तो क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट एनर्जी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। तो क्वेश्चन में आउटपुट एनर्जी कंजम्पशन क्या है, हीट इनपुट के बराबर है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही बेसिकली 1,44,340 किलो कैलोरी। तो इसको क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, और इफिशिएंसी क्या है हमारी 0.70। और देखिए हमने इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, हमने इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि कैसे कैलोरी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वॉट सेकंड में, तो यह देखिए ये जो वैल्यू आ रही बेसिकली क्या है कैलोरी में, बट आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, वॉट सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने बताया था 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल्स। ठीक, और वी कैन से 4.18 वॉट सेकेंड, और वी कैन से 4.18 watt hour, then it should get divided by 3600। ओके, ठीक है, और किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर सपोज करो इसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है तो 4.18 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3600 किलो वॉट आवर। इसका मतलब हमें यहाँ पे जो कैलोरी वाला है इसका सब्स्टिट्यूशन किस फैक्टर में कन्वर्ट करना है, किलो वॉट आवर में। तो हमको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 1,44,340 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.70 मल्टीप्लाइड बाई 4.18 1000 3600। ठीक, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 239.42 किलो वॉट आर। ये आपको आंसर मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल इनपुट पे। ठीक, तो यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज हो गया। बट अगर क्वेश्चन में सपोज करिए पावर भी पूछ ली जाए तो पावर कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है पावर का फॉर्मूला तो इजी है, पावर इज बेसिकली व्हाट, एनर्जी बाई टाइम। ठीक, तो यहाँ पे 1 घंटा ले रहा है तो 1 घंटे में कितनी पावर यूटिलाइज होगी उसको देख लेते हैं।
तो एनर्जी कितनी है 239.42 किलो वॉट, और टाइम हमारा बेसिकली 1 घंटा है। तो इतनी ही हमको क्या जरूरत पड़ेगी, पावर भी जरूरत पड़ेगी 239.42 किलो वॉट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि 6 रेजिस्टेंस हैं जो कि 60 ओम्स के हैं और आर यूज्ड इन अ रेजिस्टेंस, एक कोई पैटर्न के फॉर्म में है। और ये क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मच पावर इज ड्रॉन फॉर द फॉलोइंग कनेक्शंस। ठीक है, अलग अलग कनेक्शंस के बारे में बात है। कनेक्शन ए है, कनेक्शन बी, कनेक्शन सी, कनेक्शन डी। तो इतने कनेक्शन में हर एक पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए हमको पावर कैलकुलेट करनी है। सपोज करो इसके लिए पावर कैलकुलेट करनी है, फिर हमको किसके लिए, इसके लिए कैलकुलेट करनी है। इसी तरीके से यहाँ पे पावर कैलकुलेट करनी है, फिर यहाँ पे पावर कैलकुलेट करनी है। तो अलग अलग कनेक्शंस में हमको अलग अलग तरीके से पावर को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अगर पहला कनेक्शन, अगर आप जरा रीड करिए सही से, आपको आपके पास 1 मिनट है, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। आप एक बार ट्राई करिए सब लोग, बहुत इजी सा है। आपको बस थोड़ा सा इसको पेशेंटली देखना है कि इसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन को रीड करिए, केस 1 को कंसीडर करिए। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ केस 1 कैसे सॉल्व होगा। देखिए, जब हमने केस 1 स्टार्ट किया, केस 1, केस 1 में कह रहा है कि देखो, सबसे पहली तो चीज इसमें गिवन क्या है, इसमें ये गिवन है कि 6 रेजिस्टेंस है हमारे पास। इस क्वेश्चन में गिवन है 6 रेजिस्टेंस है, और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू, 1 रेजिस्टेंस जो होगा उसकी वैल्यू हमारे पास है 60 ओम्स। ठीक, अब पहला कनेक्शन है, कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट एसी है, सिंगल फेज है, और कनेक्शन कैसे, 3 ग्रुप्स हैं जो कि पैरेलल में है, और हर ग्रुप में 2 रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में। मतलब अगर इसका डायग्राम देखा जाए केस 1 का, तो केस 1 के डायग्राम में क्या है, इस तरीके से 3 ग्रुप हैं और आपस में वो क्या है, पैरेलल है। आपस में वो क्या है, पैरेलल है। इस तरीके से हो गया वो पैरेलल। तो अगर देखा जाए सब कितने ओम्स के हैं, 60 ओम्स के, 60 ओम्स के। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस पावर निकाल लें, सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस पावर निकाल लें, तो तीनों ब्रांच में वो पावर इक्वल है, तो वो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो केस 1 में हम लोग क्या करते हैं, केस 1 में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस पावर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R फॉर्मूला होता है। तो सपोज करो एक किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में निकाल रहे हैं, तो P1, V स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है 400 वोल्ट। जो भी ये वैल्यू गिवन रहती है बेसिकली कैसी वैल्यू होती है, RMS वैल्यू होती है। और जो ये फॉर्मूला होता है इसमें V क्या होता है, RMS होता है। तो ये 400 वोल्ट्स। ठीक, 400 वोल्ट्स का हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या रेजिस्टेंस है, कि टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है 120 ओम्स, 120। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू अगर देखी जाए तो हमारी आ रही होगी ये 1333.33 वॉट। अब तीनों ब्रांचों में हमारी पावर क्या इक्वल है, तो P टोटल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये बेसिकली है क्या, हमारी 3 मल्टीप्लाइड बाई P1 के बराबर ही है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई P1 के बराबर है, तो आप P1 की वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 4000 वॉट। तो ये केस नंबर 1 हुआ। इसी तरीके से अब हम लोग दूसरा केस कंसीडर करते हैं। दूसरा केस कंसीडर करते हैं। दूसरे केस में कह रहा है 6 ग्रुप आर इन पैरेलल। ठीक है, 6 ग्रुप आर इन पैरेलल और ईच हैविंग 1 रेजिस्टेंस। इन्होंने कहा है दूसरे केस में हमारे पास 6 ग्रुप है, और 6 ग्रुप के आपस में पैरेलल है, और सबका रेजिस्टेंस क्या है हमारा
60 ओम है, ठीक है। सबका रेजिस्टेंस क्या है 60 ओम। तो इसका मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में हम लोग पावर निकाल लें तो क्या होगी, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2666.67 वॉट। और इसको हम लोग किस क्या करेंगे, हमें टोटल पावर चाहिए तो सब में बराबर है, तो हम इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16,000 वॉट। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब अगला केस कंसीडर करते हैं। ठीक, अगला केस कंसीडर करते हैं। केस नंबर 2 में बता रहा है विद द सेम थ्री फेज सप्लाई दे आर कनेक्टेड इन डेल्टा फैशन। ठीक, टू रेजिस्टेंस यूनिट्स इन पैरेलल इन ईच ब्रांच, डेल्टा फैशन में कनेक्ट है। ठीक, तो कैसे होंगे, इस तरीके से पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में, फिर क्या हो रहा है इसी तरीके से ये रेजिस्टेंस और ये उसके पैरेलल, उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल। 60 ओम का रेजिस्टेंस ये, 60 ओम का रेजिस्टेंस ये, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में पावर निकाल लेते हैं और वही पावर अगर देखी जाए तो तीनों ब्रांच में क्या रहेगी सेम। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, P इक्वल्स टू V फेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे क्या है, डेल्टा में हम हमेशा याद रखिएगा लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, फेज वोल्टेज। यहाँ पे ये फेज का स्क्वायर है और आरएमएस वैल्यू लेनी है, ये आरएमएस गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो अगर R की वैल्यू यहाँ पे देखी जाए तो ये 60 और 60 आपस में पैरेलल हैं, तो R की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने पे हमको ये वैल्यू अगर देखी जाए तो ये मिलेगी आप हमें 5333.34 वॉट्स। ठीक, तो तीन है हमारे तीनों बाहर, तो P टोटल क्या हो जाएगा, 3 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मान लेते हैं P1। तो ये 3 से मल्टीप्लाइड हो गया P1, तो ये वैल्यू अगर हमारी आएगी तो ये आएगी 16,000 वॉट। ठीक, तो अब आप ये इसका सेकंड पार्ट भी आसानी से लगा लोगे, बिल्कुल सेम है। अब की बार दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो आसानी से निकाल लीजिएगा। P इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 400 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लीजिएगा और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको केस बी का भी आंसर मिल जाएगा। केस सी देखिए, केस सी में क्या है कि 400 वोल्ट है। ठीक है, 400 वोल्ट है हमारा, और कह रहा है कि यहाँ पे जो कनेक्शन है वो स्टार कॉम्बिनेशन का कनेक्शन है, और टू रेजिस्टेंस एलिमेंट इन सीरीज इन ईच फेज, दो रेजिस्टेंस है सीरीज में इन ईच फेज। मतलब सपोज करिए इस तरीके से स्टार कनेक्शन है और दो रेजिस्टेंस क्या है उसमें सीरीज में है, इस तरीके से हमने इसको सीरीज में लगाया। पूछ रहा है कि आपको टोटल पावर निकालनी है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में टोटल पावर निकालनी है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज कि VL की वैल्यू क्या होती है, √3 VPH होती है स्टार में जब भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में पावर निकाल लेते हैं, तो सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में पावर निकालते हैं, तो सपोज को जो भी पावर निकाल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच, उसको मान लेते हैं P1। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। और मैंने आपको बताया यहाँ पे ये वैल्यू क्या रहेगी, VPH रहेगी। बट क्वेश्चन में आपको कौन सा वोल्टेज दिया है, क्वेश्चन में आपको लाइन वोल्टेज दिया है। जो वोल्टेज दिया रहता है ये लाइन वोल्टेज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, VPH की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो VPH की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, है या नहीं। तो सीरीज में लगे हैं तो आपको 60 + 60 करना होगा,
तो ये जो वैल्यू हमारी आ जाएगी ये अराउंड आ जाएगी 444.44 वॉट आ जाएगी। आप ट्राई करिएगा। उसके बाद यहाँ पे तीनों यूनिट्स हैं, तो 3 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, पी टोटल 3 मल्टीप्लाइड बाई P1। सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आपका आ जाएगा 1333.33 वॉट। ठीक, तो इस तरीके से हमारा केस सी भी हो जाएगा। केस सी में अगले वाले में पैरेलल है, तो जैसे यहाँ पे 60 + 60 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, उससे आप निकाल लीजिएगा। अब केस लास्ट केस कंसीडर करते हैं इस क्वेश्चन का, जब सप्लाई इज 25% टैपिंग है विद एन ऑटो ट्रांसफार्मर, कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द ओवन पूछा गया है। ठीक है, टैपिंग के बारे में तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखिए P हमारा क्या होता है V²/R होता है, तो कह रहे हैं कि पावर इज, आपको मालूम है कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू V² है। ठीक, तो अगर हमारे वोल्टेज में टैपिंग 25% है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो पावर है हमारी, पावर लॉस होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा V² का। ये तो 25% का बेसिकली मतलब क्या 1/4 है। ठीक, तो पावर लॉस अगर देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। और तो जितनी भी वैल्यूज अभी आपने कैलकुलेट की हैं, सबको क्या करिएगा, टोटल पावर को 1/16 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब आप लोगों को सबकी लॉस जो पावर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का फंडामेंटल जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखा जाए, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द चार्ज एंड द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग that is required to counterbalance the MMF due to secondary current if the power input to the charge is 0.5 ton and 960 hertz induction। ओके, फर्नेस है उसमें 20 टन्स ऑन प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक, और पावर के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो 340 किलो वॉट पावर कंज्यूमर है। सिलिंड्रिकल क्रूसिबल है, इसका इंटरनल डाया दिया हुआ है 47 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ द चार्ज इन इट्स 50 सेंटीमीटर है, और रजिस्टिविटी ऑफ चार्ज है 200 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडक्शन हीटिंग का फिनोमिनन का है। और मैंने आपको बताया था जो इंडक्शन हीटिंग जो ये फिनोमिनन होती है, ये बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग फिनोमिनन होती है। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। तभी आप देखिए यहाँ पे 960 हर्ट्ज के बारे में बात हो रही है, 960 हर्ट्ज के बारे में बात हो रही है। ठीक, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का फॉर्मूला क्या है। अगर वो फॉर्मूला मालूम होगा आपको, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जितनी वैल्यूज हैं उनमें बेसिकली आपको इस फॉर्मूले में उन वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो देखते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का फॉर्मूला क्या। अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप कोशिश करिए डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट करने का। अगर आपको थोड़ा सा भी फंडामेंटल क्लियर हो तो कोशिश करिए सब लोग, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसमें क्या करना है और क्या क्या चीजें हम लोग को फोकस करनी है जिससे न्यूमेरिकल हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। ठीक, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का फॉर्मूला भी ट्रिकी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को सपोज करिए रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टी से, और इसका फॉर्मूला है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ resistivity multiplied by 10 to power 9 divided by permeability multiplied by frequency। देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो रजिस्टिविटी क्वेश्चन में गिवन है 200 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर, लिख देते हैं। माइक्रो है तो 10 टू पावर -6 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 10 टू पावर 9। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या परमेबिलिटी गिवन है, तो परमेबिलिटी क्वेश्चन में हम लोग कंसीडर करेंगे 1 ही। ठीक है, तो 1 हो गया। उसके बाद
और क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 960। क्योंकि यहाँ पे हमेशा याद रखिए इस क्वेश्चन में आपको ये चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन में अगर आपको परमिबिलिटी नहीं गिवन है तो म्यू इक्वल्स टू 1 लीजिएगा फॉर मोल्टेन स्टील। ठीक, तो यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा ये 2.29 सेंटीमीटर। उसके बाद सब क्या करना है अब हम लोगों को, अब हम लोग को देखिए रेजिस्टेंस देखा जाए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें रो तो हमको क्वेश्चन में मालूम है, बट अभी हमको क्या क्या चीजें नहीं मालूम है। हमें देखिए एल नहीं मालूम है और क्या एरिया मालूम है क्वेश्चन में, तो एरिया भी अभी हम लोग को बेसिकली अगर देखा जाए इसमें एरिया भी एज सच नहीं गिवन है, इसका मतलब हमको एरिया भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिए, दो चीजें अभी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक तो एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और दूसरा क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेंथ। तो आइए अगले पॉइंट अगली स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं कैसे इसकी लेंथ निकाली जाए और कैसे इसका एरिया निकाला जाए। ठीक है, तो इसको अभी हम आपने ये वैल्यू नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब करता हूँ। तो इसका एरिया अगर देखा जाए कैसे निकाला जाए और लेंथ कैसे निकाला जाए, तो अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है रो एल बाई ए, और इसको निकालना है और इसको निकालना है, ये दो चीजों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं एरिया निकालने का। तो एरिया देखा जाए, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर देखा जाए तो क्या होगा, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ये हमारा 50 हो गया। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को इसमें दिया हुआ है ये वैल्यू कि सिलिंड्रिकल क्रूसिबल हैज एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 47 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ द चार्ज इन इट इज 50 सेंटीमीटर। तो ये आपको बेसिकली मिल गया, उसके बाद 50 हो गया और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.29, तो ये हमें क्या मिल गई, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मिल गई और ये हमारा डेप्थ ऑफ द चार्ज है, कितना अंदर गया है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ द सिलेंडर निकाल लिया। ध्यान रखिएगा यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ द सिलेंडर। जब आप एरिया ऑफ द सिलेंडर आपने निकाल लोगे तब इसकी वैल्यू आप देखिए कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके कैलकुलेटर्स कैलकुलेट करिए तो ये आ रही है 114 पॉइंट सेंटी 114.5 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हो गई हमारी, ये 2.29 अभी हमने कैलकुलेट किया है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन वाले फॉर्मूले से, उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। और यहाँ पे जो डाया का कॉन्सेप्ट यूज किया है, जो क्रूसिबल हैज एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 47 और डेप्थ एंड द डेप्थ की जो बात की गई है, डेप्थ का मतलब उसकी जो ओवरऑल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं उसका, वो 50 सेंटीमीटर है। तो हमने डेप्थ यहाँ 50 सेंटीमीटर ली और थिकनेस उसकी बेसिकली अगर देखा जाए तो 2.29 ली अकॉर्डिंगली टू द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो ये हो गया हमारा डाया और सिलेंडर मतलब एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। और अगर मीन लेंथ देखा जाए, जो मीन लेंथ निकालने के लिए क्या होगा, मीन लेंथ निकालनी चाहिए क्योंकि हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो एल की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकलेगी, तो ये आपको मालूम है सिलेंडर का कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई मीन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, पाई मल्टीप्लाइड बाई मीन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो ये कैसे निकलेगा, पाई हो गया हमारा। ठीक है, और मीन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हमारा क्या है, ये है हमारा 47 क्वेश्चन में गिवन है इंटरनल डायमीटर। और अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास थोड़ा सा थिकनेस जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आ रहा है उसको भी हम लोग जोड़ देंगे 2.29, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 49, ये 49.29 आ जाएगी, पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 154.77।
तो अब हमको यहाँ पे रो भी मालूम है, एल भी मालूम है और ए भी मालूम है। हम ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सपोज करो रो की आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ की वैल्यू अभी हमने निकाली 154.77 सेंटीमीटर, और एरिया की वैल्यू हमने निकाली 114.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 270.34 इंटू, इसकी वैल्यू आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, 10⁻⁻6 आ रही है क्या है, देख एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब पावर लॉस निकालना है। यहाँ पे पावर लॉस कैसे निकलेगा उसको भी देख लेते हैं। तो पावर लॉस क्या होता है हमारा, अगले स्टेप में पावर लॉस निकालना है, क्योंकि हमको ये चेक करना है कि ये हमें यहाँ पे I1 करंट कितना चाहिए। हमें लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द चार्ज, निकाल लिया, और कह रहा है कितना करंट हमको मिले वाइंडिंग में जो कि काउंटर बैलेंस कर सके एमएमएफ ड्यू टू सेकेंडरी। मतलब N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2 है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी अगर कैलकुलेट कर लें और उसमें वो भी I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो हमको आइडिया लग जाएगा कितना करंट हमको चाहिए जो सेकेंडरी है उसके एमएमएफ को काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पावर लॉस निकाल लेते हैं, जो कि क्या है I² मल्टीप्लाइड बाई आर, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी √P/R। ठीक, क्वेश्चन में ये देखना है कितने किलो वॉट का है यहाँ पे जो पावर इनपुट, यहाँ पे प्राइमरी के साथ 340, तो ये हो जाएगा 340 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 270.34 इंटू 10⁻⁻6। आप इसको सॉल्व करिएगा पूरा, तो आपको करंट की वैल्यू मिलेगी 35.46 किलो एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब अगर इतना करंट है, हमारा इतना करंट है, तो काउंटर बैलेंस के कंसिडरेशन को देखिए कैसे इसमें यूज करेंगे। तो एमएमएफ का आपको मालूम है कि एमएमएफ का फॉर्मूला क्या है, एमएमएफ बैलेंस का क्या होता है, N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2 होता है। ठीक, अब इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्यू टू सेकेंडरी करंट इफ द पावर इनपुट टू द चार्ज इज 0.5 टन and 960 हेड इंडक्शन फर्नेस है 20 टन ऑन दी प्राइमरी में 20 टन है। ठीक है, N1 की वैल्यू 20 गिवन है, उसके बाद I1 की वैल्यू नहीं मालूम है, और सिलिंड्रिकल क्रूसिबल हैज इंटरनल डायमीटर ऑफ 47 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ चार्ज इन इट इज 50 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेकेंडरी में कितने टन है। तो मैंने आपको जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था इंडक्शन हीटिंग, तब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो डायरेक्ट वाला जो क्वेश्चन, डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग का क्वेश्चन है, जो इसमें ट्रांसफॉर्मर होता है, इसका में प्राइमरी में तो मल्टीपल टर्न्स होते हैं बट सेकेंडरी में खाली सिंगल टर्न होता है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट कोर टाइप वाले में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो सिंगल टर्न होता है, और मैंने आपको बताया था इसका पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है, वीक कपलिंग होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी को कोशिश करते हैं घटाने की। तो इन सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, याद रखिएगा N2 की वैल्यू क्या है हमारी, 1। ठीक, उसके बाद I2 की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है, देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर लॉस का कंसिडरेशन लिया गया, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास I2 की वैल्यू क्या है, बेसिकली ये I2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये I2 की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब I2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो I1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 35.46 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1773 एम्पियर। ठीक है, तो ये बेसिकली फंडामेंटल है। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार फिर से।
क्वेश्चन में देखिए क्या, बस मेन फोकस क्वेश्चन में ये है कि हमें डिटरमाइन करना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द चार्ज, ठीक, और करंट निकालना था प्राइमरी वाइंडिंग में। वो करंट इसलिए निकालना है क्योंकि वो काउंटर बैलेंस करेगा जो एमएमएफ ड्यू टू एमएमएफ हो रहा है, जो सेकेंडरी करंट के कारण हो रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए ये डायरेक्ट कोर फर्नेस का एग्जांपल है जिसमें मल्टीपल टर्न्स प्राइमरी में है और सिंगल टर्न हमारा सेकेंडरी में। तो इसकी फंडामेंटल आपको क्लियर होनी चाहिए। सिंगल टर्न रहता है सेकेंडरी में, तो N2 की वैल्यू सेकेंडरी में सिंगल टर्न रहेगी 1 रहेगी। और ये बोल रहा है कि इफ द पावर इनपुट if the power input to the charge is a 0.5 टन, जो हमारा चार्ज है उसका पावर इनपुट देखा जाए तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते समय 960 हर्ट्ज का है और फर्नेस में प्राइमरी में 20 टन्स है और प्राइमरी वाइंडिंग और ये जो पावर इनपुट की बारे में बात की जा रही है 340 किलो वॉट पावर इनपुट है, ठीक। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि आपको मालूम है ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, जो केवीए रेटिंग होती है वो बेसिकली इक्वल होती है, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी साइड हो चाहे वो सेकेंडरी साइड हो। तो 340 किलो वॉट के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे I2 करंट निकाल ली और उसी को हमने यूटिलाइज किया एमएमएफ बैलेंस में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फंडामेंटल था इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी के साइड ही हमारा चार्ज है और सेकेंडरी के साइड ही चार्ज है, तो उसी चार्ज का क्या है, रेजिस्टेंस है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो I2 करंट में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया है और करंट का फॉर्मूला यूज किया है वो बेसिकली हमारा I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो ये यहाँ पे हमारे जो ओवरऑल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने वाइंड अप किया। और फर्दर अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग पे एक न्यूमेरिकल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और अच्छा, ये न्यूमेरिकल अगर आपकी स्क्रीन पे देखिए जरा, इसमें इसमें बोल रहा है कि पावर रिक्वायर्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ अ स्लैब ऑफ रेजिन 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया 2 सेंटीमीटर थिक is 200 watt. At a frequency of 30 megahertz, the material has a relative permittivity of 5, power factor 0.05 है. Find the voltage necessary and the current flowing through the material. If the voltage is limited to 700 volt, what will be the frequency obtained in the same heating? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का है। और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग भी बेसिकली हमारी किसकी एग्जांपल है, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग की एग्जांपल है। बस खास बात क्या, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में मटेरियल के क्लासिफिकेशन के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में बात हो रही है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है कि हमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। जो हाई फ्रीक्वेंसी का कंसिडरेशन होता है वहां पे हमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका फेजर डायग्राम देख लें और सर्किट डायग्राम देख लें, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका फेजर डायग्राम क्या है, हमने सपोज करिए यहाँ पे एसी सप्लाई प्रोवाइड की और यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर का मान के चलिए, इस कैपेसिटर का मान के चलते हैं कि कुछ रेजिस्टेंस है जो कि लीकेज रेजिस्टेंस है। ये हमारा R हो गया, ये C हो गया। यहाँ पे करंट है I जो मान लेते हैं रिजल्टेंट करंट है। स्प्लिट होती है रेजिस्टिव कंपोनेंट करंट के और कैपेसिटिव कंपोनेंट के। अब जो रेजिस्टिव कंपोनेंट के अक्रॉस करंट है वो वोल्टेज के फेज में रहेगी और जो कैपेसिटिव करंट है वो वोल्टेज के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो क्या होगी, उसको अभी हम लोग फेजर डायग्राम से देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए होगा क्या, कैसे बनेगा फेजर। हमको सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम बनाने के लिए वोल्टेज को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो रेफरेंस एक्सिस ये हो गई। उसके बाद रेजिस्टिव कंपोनेंट देखा जाए तो ये आई आर हमारा इन फेज रहेगा। उसका कैपेसिटिव करंट क्या होगी, लीड होगी। तो लीड का मतलब देखा जाए तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सपोज करिए कैपेसिटिव करंट। तो IC बेसिकली लीड्स बाय द इनपुट सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या होगी, रिजल्टेंट करंट होगी I
ये हमारा क्या हो गया, पावर फैक्टर एंगल हो गया। और ये जो है हमारा डेल्टा, इसको बोलते हैं लॉस एंगल। डेल्टा इज द लॉस एंगल, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, पावर फैक्टर एंगल, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय अगर देखा जाए तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक लॉस, उसमें बेसिकली क्या होता है, वो किस कंपोनेंट के कारण हो रहा है, वो बेसिकली V मल्टीप्लाइड बाई I cos फाई, ठीक। या फिर आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कारण ही हमारा क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक लॉस हो रहा है, रजिस्टिव कंपोनेंट के कारण। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V मल्टीप्लाइड बाई आई आर। तो हमारा जो भी लॉस हो रहा है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा है, तो V मल्टीप्लाइड बाई आई आर लिख सकते हैं। और अगर आपसे फेजर डायग्राम से कोई बोले कि आई आर की वैल्यू निकालिए, तो आप इस फेजर डायग्राम में अगर देखोगे तो टैन डेल्टा की अगर वैल्यू निकाली जाए, टैन डेल्टा की वैल्यू निकाली जाए, तो टैन डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट है। तो परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, आई आर है, तो इसको क्या लिख देंगे, आई आर। और इसका बेस क्या है, आई सी है। तो अगर आई आर की वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी, आई सी टैन डेल्टा आ जाएगी, ठीक। इसी तरीके से V मल्टीप्लाइड बाई, अगर IC की वैल्यू निकाली जाए, IC की, तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अक्रॉस क्या वोल्टेज डिफरेंस है, V है। और कैपेसिटेंस का क्या होगा, रिएक्टेंस XC होगा, तो V अपॉन XC टैन डेल्टा आ जाएगा फॉर्मूला। और फर्दर एलोबरेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, V स्क्वायर, और XC को ओपन करेंगे तो ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, तो ये ओमेगा सी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, दैट इज डिवाइड बाई टैन डेल्टा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला है। और ये लॉस एंगल हमारा छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टैन डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली V स्क्वायर 2 पाई F मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा। तो इस एक्सप्रेशन से हमको तो इतना तो समझ में आ गया कि डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अब इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पावर रिक्वायर्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग स्लैब का डायमेंशन दिया हुआ है और 200 वॉट दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को भी कंसिडर कर ले रहे हैं, और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें अभी एट दी एंड क्या होगा, पीएल जो फ्रीक्वेंसी वाले टर्मिनोलॉजी है इसको यूज करना है, और वही हमको न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने में हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें बोल रहा है पावर रिक्वायर्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ अ स्लैब, स्लैब का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक जो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो ये पावर रिक्वायर्ड है ये 30 मेगाहर्ट्ज के अकॉर्डिंगली निकालनी है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि द मटेरियल हैज अ रिलेटिव परमिटिविटी, पावर फैक्टर सब दिया है, वोल्टेज नेसेसरी निकालना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द मटेरियल निकालना है, वोल्टेज 700 वोल्ट है, ठीक। और बोल रहा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी टू ऑब्टेन द सेम हीटिंग। अच्छा, सेम हीटिंग के करस्पॉन्डिंग F1 F2 का कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसको कंसीडर करके हम इसको, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला है V स्क्वायर 2 पाई F इंटू सी डेल्टा। जब मैं इसको लिखूंगा तो आप इसको समझ जाइएगा कि मैंने इससे इसको रिलेट किया हुआ है, ठीक। तो आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन देखा जाए इसका, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं, क्योंकि पी लॉस का जो फॉर्मूला है हमारा, क्या क्या है इसमें, V स्क्वायर है 2 पाई F मल्टीप्लाइड बाई सी है, और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा है, इतनी चीजें हैं। तो सबसे पहले C निकाल लेते हैं, इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई इप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई A मल्टी डिवाइड बाई D। तो इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम ही होती है, 8.854 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12। इप्सिलॉन आर की वैल्यू है 5। उसके बाद
एरिया की वैल्यू अगर देखी जाए तो हमारा कितना है इसका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 150 इंटू मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻⁴ के आसपास इसका देखा जाए तो ये हो गया 150, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये एरिया गिवन है। ठीक, तो ये हो गया 150 ये। उसके बाद 10⁻⁻⁴ से इसलिए क्या, क्योंकि इसने मीटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद डिवाइडेड बाई डी है, डी कितना है 2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ देखो 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, इसका मतलब प्लेट ऐसे है तो प्लेट की जो थिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं ये। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 33.2 पिको फेराड। 10⁻⁻12 में आएगी, इसमें पिको फेराड लिख दिया। अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से जो भी हम लोगों ने देखा था, वहां से जो हमारे पास फॉर्मूला निकला पावर का, वो बेसिकली क्या निकला था, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर 2 पाई एफ इंटू सी डेल्टा। सारी वैल्यूज रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। P की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 200, ये देखिए 200 गिवन है। V की वैल्यू क्वेश्चन में देखा जाए तो अभी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ध्यान से, तो गिवन है 30 मेगा हर्ट्ज है, तो ये लिख देंगे 30 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। उसके बाद सी अभी हमने निकाल लिया 33.2 पिको फैराड है, तो पिको फैराड 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से V की वैल्यू हमको मिल जाएगी 799.68 वोल्ट्स। ठीक है, यहाँ से V की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 799.68 वोल्ट्स मिल जाएगी। अब इक्विवेलेंट डायग्राम को देखते हैं और टोटल रिजल्टेंट करंट निकालने की कोशिश करते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम हमारा कैसा था, यहाँ पे हमारा IR है, ये हमारा अगर देखा जाए तो IC है, ये हमारा क्या है I है, ये पावर फैक्टर एंगल था, ये लॉस एंगल था। तो यहाँ पे अगर I की वैल्यू देखी जाए तो क्या है, IR प्लस IC है। ठीक, IR प्लस IC है, और IR की वैल्यू क्या है हमारी, बहुत छोटी, IR इज वेरी स्मॉल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट करंट I है वो किसके बराबर है, हमारा IC के बराबर है। और IC की वैल्यू क्या है, V बाई XC, तो हम इसको लिख सकते हैं V ओमेगा C लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी, 799.68 निकाल लिया था वोल्टेज, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 30 इंटू 10⁻⁶, और कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली थी 33.2 इंटू 10⁻⁻12। तो ये आंसर हमारा आ रहा है 5 एम्पियर। ये आंसर हमारा कितना आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है करंट। तो अब हमको ये मालूम है रिलेशन, अब इस हमको ये रिलेशन मालूम है कि यहाँ पे कि पावर is directly proportional to V square multiplied by F. Power is directly proportional to V square multiplied by F. अगर सपोज करो पावर को कांस्टेंट रखना है, पावर हमारी क्या है कांस्टेंट है, 200 वॉट ही रखना है, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, V स्क्वायर F इक्वल्स टू कांस्टेंट रखना है। तो हमें जो भी वेरिएशन करना चाहे या वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ F। तो यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा V1 बाई V2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F2 बाई F1। ठीक, तो अब इस रिलेशन से फायदा क्या होगा, अगर इस रिलेशन में ये कह रहा है कि वोल्टेज जो हमारा अभी हमने कैलकुलेट किया है, वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया है 799
0.68, तो कह रहा है अगर इस वोल्टेज को घटाकर क्या कर दिया जाए 700 वोल्ट कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। अभी फ्रीक्वेंसी 799.68 पे फ्रीक्वेंसी क्या है 30 मेगा हर्ट्स है, ठीक है, 13 × 10⁻6 हर्ट्स है। बट अगर वोल्टेज को घटाया जाता है तब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है। तो ये बेसिकली है क्या इस फॉर्मूले में, V1/V2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F2 बाई क्या हो जाएगा, F2/F1 हो जाएगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अगर सपोज करो F2 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा V1/V2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई F1, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। V1 की वैल्यू कितनी है 799.68, V2 की वैल्यू है 700, ठीक, मल्टी हाँ इसको स्क्वायर कर दीजिएगा और F1 की वैल्यू क्या है 30 × 10⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39.15 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, 39.15 मेगा हर्ट्ज। तो ये बेसिक कंसेप्ट है और इसका मतलब यही है कि हमारे पास अगर हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हमको चाहिए तो हम जो वोल्टेज है उसको अगर घटा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का एक रिलेशनशिप है जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हमने अभी आपको करके दिखाया। और अगर क्वेश्चन में देखिए दो एजम्पशन लिए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहला एजम्पशन था tan डेल्टा को हम लोगों ने क्या माना, डेल्टा, और दूसरा एजम्पशन क्या है कि अगर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन है और आपको रिजल्टेंट करंट की वैल्यू चाहिए तो याद रखिएगा आई आर छोटा होता है तो इसीलिए हमने आई को क्या मान लिया है, आई सी मान लिया है। तो एजम्पशन 1 और एजम्पशन 2 लेके न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो सारे न्यूमेरिकल्स हो गए हमारे फंडामेंटली जो हम लोगों ने कर लिया। बट अभी अगर सपोज करिए मैंने कोई न्यूमेरिकल कंसीडर तो नहीं किया है, बट अगर सपोज करिए स्टीफेंस लॉ के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, अभी मेरे पास कोई न्यूमेरिकल है नहीं स्टीफेंस लॉ के ऊपर, बट अगर स्टीफेंस लॉ के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाए जहाँ पे दो बॉडीज के बारे में टेम्परेचर का वेरिएशन हो, तो उसका फॉर्मूला आपको मैंने अभी स्लाइड नंबर कुछ स्टार्टिंग की स्लाइड्स हैं उसमें बता रखा है। तो स्टीफेंस लॉ का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग बेसिकली T1 की पावर 4 को कंसीडर करते हैं और उसी हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उस पे भी एक न्यूमेरिकल कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। और एक न्यूमेरिकल हमारा बेसिकली ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे उसके पावर फैक्टर इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के एक न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आज का लेक्चर बेसिकली इतना ही है। और फर्दर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टीफेंस लॉ का फॉर्मूला बता दूं तो वो मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको बाई चांस कभी न्यूमेरिकल मिल जाए तो स्टीफेंस लॉ का फॉर्मूला बेसिकली अगर हीट प्रोड्यूस का देखा जाए तो ये हीट डिसिपेशन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू 5.72 इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाइड बाई K मल्टीप्लाइड बाई E विद इन ब्रैकेट T1 डिवाइडेड बाई 1000 T2 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक। और यूनिट होती है इसकी वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। और इसमें अगर के और ई के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे के बेसिकली अगर देखा जाए तो ये रेडिएटिंग एफिशिएंसी है, क्वेश्चन में गिवन रहती है आमतौर पर रेडिएटिंग एफिशिएंसी है। और इमिसिव और ई हमारा क्या है, इमिसिविटी, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और हमेशा ये भी चीज ध्यान रखिएगा ये जो T1 और T2 है इनको जब आप पुट करिएगा तो इसमें याद रखिएगा इनको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, इनको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर स्टीफेंस लॉ ऑफ हीट डिसिपेशन यूज कर सकते हैं। और बेसिकली जब भी हीट डिसिपेशन का न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये फॉर्मूला तो लगाना ही होगा। और इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में आप चीज ये देखेंगे ये रेजिस्टेंस ओवन से रिलेटेड होगा, निकल क्रोमियम स्ट्रिप के बारे में बात पूछेगा। और
कोशिश यही करते हैं ये लोग कि स्ट्रिप का डायमेंशन पूछें, या फिर लेंथ उसकी पूछ लेंगे, या उसका डाया पूछ लेंगे, या किसी भी तरीके से कोई पावर अमाउंट पूछ लेंगे, कितना पावर अमाउंट है। तो स्ट्रिप का डायमेंशन ही आपसे ज्यादा पूछ लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पावर गिवन होगी और उसको वी स्क्वायर बाई आर करके आर की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा रो एल बाई ए से, और उससे कुछ रेशियो के फॉर्म में स्टीफन लॉ को लगा के न्यूमेरिकल को कंसिडर कर लीजिएगा। तो मोरलेस हमने 5 न्यूमेरिकल्स लिए, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो सही लगता है, कुछ कंटेंट इसमें अच्छा लगता है और कुछ न्यूमेरिकल्स और चाहते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग में, तो आप कमेंट करिएगा और मुझे बस खाली इस टॉपिक पे लिख दीजिएगा कि सर इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स हमको चाहिए इलेक्ट्रिक हीटिंग से रिलेटेड, तो मैं पक्का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and thanks for the vote of motivation. So God bless you all. We will be seeing in the next video.